Hello everyone, myself Dr. Kumar Saurabh, Assistant Professor, Department of Chemistry, SP College Dumka, a unit of Sidhu Kanu Murmu University। तो मेरे आज का ये इस वीडियो का टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाउ वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर of any inorganic complex compound. For example, at first the topic is effective atomic number. So सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये एटॉमिक नंबर क्या है। So एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? The number of protons present in the nucleus of any atom is called atomic number of that atom. जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इस एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट किया जाता है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी एक मेटल, इसमें जब लिगेंड्स जुड़ते हैं, इनऑर्गेनिक में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा जाता है तो उसमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? जब कोई लिगेंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक युग्म इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए बंधन बनाता है, तो इस तरह का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। तो जब लिगेंड अपने एक युग्म इलेक्ट्रॉन को इस मेटल को देता है तो वैसी परिस्थिति में इस मेटल का अपना पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के द्वारा दे जाने के बाद और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। जैसे कि MnCO4, मान लेते हैं ये MnCO4 है। मैंगनीज की जगह अगर हम निकेल एलिमेंट या एटम का यूज करते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जिसमें हम देख सकते हैं कि निकेल सेंट्रल मेटल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 28 प्लस CO, यहां ये CO लिगेंड के रूप में है, इसका नाम है कार्बोनिल, तो 4 कार्बोनिल है। जब ये एक लिगेंड के रूप में रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि यह 4 लिगेंड है तो इसका मतलब है कि 4 गुना 2 यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह से ये 36। ये जो एक संख्या आता है, अगर ये संख्या कोई भी इनर्ट गैस, नॉबल गैस या आइडियल गैस के बराबर हो तो ये इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करता है। यदि यह संख्या कोई भी इनर्ट गैस के बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल है वो उस कंपाउंड के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये 28 इस निकेल का एटॉमिक नंबर था, जबकि ये 36 इस निकेल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस ON प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर CN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला है, जब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो पता चलेगा इसमें से ये क्या है। तो Z का मतलब क्या है? वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
सेंट्रल एटम। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा उस केस में उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको यहां लिखेंगे, प्लस 2 इंटू Cn। Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात कि किसी भी लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम की संख्या दाता परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। यदि किसी लिगेंड में एक डोनर एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में कोई लिगेंड है जिसमें दो डोनर एटम मौजूद हो, जैसे कि इथिलीन डायमीन CH2 CH2 NH2 NH2, ये इथिलीन डायमीन एक ऐसा लिगेंड है जिसमें कि दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, यानी दो डोनर एटम हैं। तो जब भी इथिलीन डायमीन लिगेंड के रूप में रहेगा तो एक इथिलीन डायमीन का मतलब दो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि NH3 अमोनिया, अगर ये NH3 लिगेंड के रूप में रहेगा तो एकमात्र यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसलिए ऐसे लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। अगर ये 4 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर ये 6 हो तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन अगर इथिलीन डायमीन मौजूद हो लिगेंड के रूप में, जैसा अभी मैंने बताया कि एक इथिलीन डायमीन में दो डोनर एटम होते हैं, तो अगर एक इथिलीन डायमीन हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। लेकिन अगर इथिलीन डायमीन 3 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज कर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निकाल सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड है K4FeCN6। इस इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी गिवन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है जिसमें लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाने के बाद जो पहले से उस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उस एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सिडविक, ये सिडविक 1934 में एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब भी कोई लिगेंड एक युग्म इलेक्ट्रॉन को मेटल को देगा तो मेटल में जो पहले से इलेक्ट्रॉन है और इस युग्म को जोड़कर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस मेटल पर उपस्थित है वो उस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो अगर K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है एंड वी हैव टू फाउंड दैट EAN effective atomic number of this compound, then how we can find? So at first we have to write formula effective atomic number is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number। जैसे इस केस में सेंट्रल एटम है आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस केस में इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सो +4, एक K का +1 होता है, 4 K है तो +4, एक Cn का -1 चार्ज होता है, 6 Cn है -6, सो -6 एंड +4 दैट मींस 2। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 2 होगा प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Cn में डोनर एटम एक ही होता है, वो है नाइट्रोजन, इसलिए एक Cn में एक डोनर एटम रहेगा तो वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 1। तो टोटल लिगेंड की संख्या है 6, इसलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 6। तो 26 में 2 जाने के बाद 24 प्लस 6 गुना 12 यानी 36। सो एज आई टोल्ड दैट कि अगर कोई एक भी मैटर या एक भी ऐसा कंपाउंड जिसके द्वारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकाल लिया जाता है और देखा जाता है कि वो कोई ना कोई इनर्ट गैस के इक्वल है, तो ये समझा जाता है कि ये कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करता है। 36 क्रिप्टन का होता है।
एक दूसरा कंपाउंड है कोबाल्ट, NH3 6 molecule 3 plus, charge is given 3 plus. So how we can calculate effective atomic number of this compound? Again we have to write formula. Effective atomic number is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. So Z means central atom is cobalt. So what is the atomic number of cobalt? 27. What would be the oxidation number of cobalt in this case? So as we know that ligand NH3 is present here and NH3 have no any charge, that means 0 charge. So 0 into 6, that means 0 is equal to 3 plus. So plus 3 is the oxidation number of cobalt in this case. So write 3 plus according to the formula 2 into coordination number. तो ligand यहाँ पर NH3 है, इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो एक डोनर एटम अगर रहेगा तो इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 1 दिखाएगा। 6 NH3 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 27 में 3 जाएगा, माइनस करेंगे तो ये होगा 24 प्लस 6 into 2 12 36। फिर से ये क्रिप्टन के इक्वल आता है, तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये EAN के रूल को फॉलो करता है। जबकि एक कंपाउंड है क्रोमियम कार्बोनिल 6 मॉलिक्यूल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस केस। So write down effective atomic number is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. So Z मतलब atomic number of the central atom. Central atom is chromium. So as we know that atomic number of chromium is 24 minus what would be the oxidation number of this chromium in this case? So cobalt, यहाँ पर ये कोबाल्ट नहीं बल्कि ये कार्बोनिल है लिगेंड के रूप में और ये 0 चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि जब ये 0 चार्ज होगा तो क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, एक लिगेंड है तो एक डोनर एटम जरूर है इसमें ऑक्सीजन, 6 लिगेंड है तो इसका डोनर एटम 6 हो गया और यही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो 24 प्लस 6 into 2 12. In this case 24 and 12 36. Again this compound follow the rule of effective atomic number. तो इसीलिए ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है एक नियम है, जो भी कंपाउंड एक ऐसी संख्या को दिखाता है, एक ऐसे संख्या में आता है एटॉमिक नंबर जो कि कोई भी इनर्ट गैस, आइडियल गैस या नोबल गैस के इक्वल हो, तो ऐसा कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करता है। अब इन कंपाउंड्स के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे क्रोमियम NH3 6 molecule 3 plus। इन दिस केस ये क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड के रूप में NH3 है जो 0 चार्ज होता है। We have to calculate effective atomic number. So at first we have to write the formula. The effective atomic number is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. So Z means atomic number of the central metal atom. Central metal atom is chromium. So atomic number is 24 minus what would be the oxidation number of chromium in this case? तो ये तो 0 चार्ज हो गया, 0 into 6 0 is equal to 3 plus, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है 3 प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। 24 minus 3 21 plus 6 into 2 12, that means total number is 33. So this is effective atomic number of chromium in this case. So as I told, if the effective atomic number is not equal to any inert gas, ideal gas or noble gas, that means that compound does not follow effective atomic number rule. एक और कंपाउंड है Ni
Cl4 2 minus tetrachloronickel ion. So here this nickel is central metal atom and chlorine is ligand. We have to calculate effective atomic number. Write the formula Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. So Z atomic number is 28 of nickel minus what is the atomic oxidation number of nickel. So here 1 Cl means minus 1. There are 4 Cl, so minus 6 minus 4 become plus 4. जब इसके इधर जाएगा जैसे ये we have to calculate oxidation number of nickel. Suppose nickel is X plus 4 into minus 1 is the charge of 1 chlorine is equal to bracket complete give equal to minus 2 already given. Now X plus minus 4 1 4 is equal to minus 2. X is equal to minus 4 become plus 4 and minus 2, that means plus 2 is the oxidation of nickel. So write 2 is the oxidation number. Now 2 into coordination number is 4. So 28 minus 2 26 plus 4 into 2 8. So 34 is the effective atomic number of this compound, and this is not equal to any ideal gas. That's why this compound does not follow the rule of effective atomic number. अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड्स को देखे वो सभी में मोनो एटम आ रहे थे। यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम था वो एक ही मॉलिक्यूल हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया जाए जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम की संख्या एक से अधिक हो, तो वैसे केस में एक अलग नियम के साथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जा रहा है Mn2 एंड कार्बोनिल 10 मॉलिक्यूल। तो ये एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो यहां सबसे पहला इस तरह के केस में हम लोग इसका एग्जांपल का स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे Mn2, Mn मैंगनीज 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल इस तरह से मैंने लिख दिया। कार्बोनिल जो कि लिगेंड के रूप में है, लिगेंड का मतलब है कि कम से कम वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर देगा। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनने में कोई देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और 10 मॉलिक्यूल कार्बोनिल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CO 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 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों का जो ये सेंट्रल एटम है इसमें जो कि डोनर एटम के रूप में ऑक्सीजन है, इसीलिए इसे ऐसे लिखा जाएगा CO 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 CO। ये एक स्ट्रक्चर बना जो कि Mn2CO10 का है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 मैंगनीज एटम। एक मैंगनीज में 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 मैंगनीज में 2 into 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय 10 कार्बोनिल ग्रुप। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये लिगेंड है। 10 कार्बोनिल 10 into 2 that means 20 इलेक्ट्रॉन देगा। 25 into 2 50 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से मौजूद है यहां। अब एक यहां पर मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में भी एक बॉन्ड है, इसका मतलब कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मैंगनीज मैंगनीज के बीच में भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 Mn बॉन्ड 1 into 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 50 plus 20 70 and 2 72 electrons. So as we know
मैंगनीज इज नॉट वन मॉलिक्यूल, देयर आर टू मॉलिक्यूल मैंगनीज। तो एक मैंगनीज का हम लोग को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इसका मतलब है कि 72/2 इज इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये क्रिप्टन के इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड दिख रहा है, ऐसे कंपाउंड में इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाला जाता है। तो इस तरह के बहुत से कंपाउंड दिए जाते हैं। मैं कुछ कंपाउंड को यहां दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे और निर्माण करने के बाद हमें ये तो पता है कि सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना एटम रहेगा उतना एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने लिगेंड यहां मौजूद है वो भी पता है, लिगेंड के आधार पर संख्या निकल जाएंगे। मगर सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कंपाउंड में दे रहा हूं जिसे आप बनाने का कोशिश करेंगे, और अगर किसी को ये कंपाउंड के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में कंफ्यूजन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, आप उस पर भी अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ दिक्कत हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। कुछ कंपाउंड है जैसे कि Fe2CO9, आप इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार होगा Fe3 कार्बोनिल 12, CO2 मॉलिक्यूल, कार्बोनिल 8, CO3 मॉलिक्यूल, कार्बोनिल 12, so 4 molecule, and one more compound CO6 carbonyl 16। तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया, उसी एग्जांपल के आधार पर आप इन सभी कंपाउंड्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का कोशिश करेंगे। अगर इस कंपाउंड के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में किसी को असुविधा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एग्जाम में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए दिया जाता है। तो इस मेथड से, जो दो मेथड मैंने बताया, इस दो मेथड से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मेरा ये मेहनत पहुंच सके, मेरी इस वीडियो की पहुंच वहां तक हो सके। थैंक यू।